हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। जैसा कि हमने क्लास में आपसे कमिटमेंट किया था, बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब पर वीडियो शूट करेंगे जो कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर जो क्लास में आप पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, बट घर पर जाते हैं रिवीजन करते हैं तो क्लास वाली फील नहीं आती है, रिवीजन तो हो पाता है। इसलिए मैंने आपसे क्लास में कमिटमेंट किया था कि मैं बहुत जल्द YouTube पर वीडियो शूट करूंगा जो कि आप घर पर जाकर अच्छे से रिवीजन कर पाइएगा। आज वो दिन आ गया है, तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में चैप्टर 1 और 2 क्लास 10th की फिजिक्स बुक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार। ठीक है, अब इस मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार में यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, बहुत सारे थ्योरीज पढ़ना है, जिसमें से यदि मैं बात करूं कि आपका पहला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा क्लास 10th के जो थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार, उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा मानव नेत्र। आइए हम समझते हैं कि मानव नेत्र किसे कहा जाता है। सबसे पहली चीज कि बाबू आप देख पा रहे हैं लिखा है यह एक प्रकाशिक यंत्र है। मानव नेत्र जो होता है यह एक प्रकाशिक यंत्र है। तो अब आप हमसे क्वेश्चन करेंगे कि सर प्रकाशिक यंत्र किसे कहा जाता है? वैसे यंत्र जो प्रकाश पर आधारित होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य कर सकता है, प्रकाश रहेगा तो कार्य करेगा, नहीं रहेगा तो कार्य नहीं कर सकता है, उसे कहा जाता है प्रकाशिक यंत्र। वही एक मानव नेत्र जो है वही प्रकाशिक यंत्र है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करता है। आगे का डिफिनेशन पढ़िएगा तो लिखा है जिसे प्राकृतिक ने, नेचर ने हमें प्रदान किया है, हमें दिया है। किस लिए? तो इस खूबसूरत सी रंग बिरंगी संसार को क्या करने के लिए? निहारने के लिए। ठीक है, तो यह मानव नेत्र का डिफिनेशन हुआ क्या कि यह एक प्रकाशिक यंत्र है, वैसा यंत्र है जो प्रकाश पर आधारित है, जो प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करता है। ठीक है, और इसे प्रकृति ने हमें प्रदान किया है इस रंग बिरंगी संसार को क्या करने के लिए? निहारने के लिए। ठीक है, यह हुआ मानव नेत्र का डिफिनेशन। यदि आप आगे देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो हमें चीजों की आवश्यकता होती है, इस ब्रह्मांड के जितने भी सारे वस्तु हैं उन सभी वस्तु को देखने के लिए जो हमारे पास चीज होने चाहिए वो दो है, जिसमें से एक है हमारा नेत्र और दूसरा क्या है? प्रकाश। इन दोनों में से कोई भी एक न रहे, अनुपस्थिति रहे इन दोनों में से किसी एक की भी, तो हम ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास नेत्र तो है लेकिन लाइट ही नहीं होता, प्रकाश ही नहीं होता, तो क्या मैं इस वीडियो को शूट कर पाता? क्या आप किसी भी चीज को देख पाते? नहीं ना। ठीक वैसे ही एक और सपोज कीजिएगा, मान लीजिए कि यहां पर प्रकाश है लेकिन आईज ही मैं क्लोज कर लूं, नेत्र ही बंद कर लूं, तो क्या हमें कोई वस्तु दिखलाई देगा? नहीं। तो किसी वस्तु को देखने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है? दो, जिसमें से एक है हमारा नेत्र और दूसरा क्या है? प्रकाश। इन दोनों में से कोई भी एक न रहे तो हम दुनिया में के इस ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अपना अगला टॉपिक को चर्चा करें तो देखिए एक यहां पर लाइन लिखा है कि इसकी आकृति, किसकी आकृति की बात की जा रही है? मानव नेत्र का। जो मानव नेत्र की आकृति होती है वो गोलीय होती है। गोलीय मतलब इसको देखने पर इसका जो आकार होता है वो गोला जैसा होता है। अब आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि जो गोला होता है उसका केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, व्यास होता है। तो यदि हमारा मानव नेत्र एक गोलीय आकृति होता है इसका, तो सर उसको क्या कहा जाता है? तो मानव नेत्र का जो गोलीय आकृति होता है, जो गोल संरचना होता है, उस संरचना को कहा जाता है नेत्र गोलक। तो हमारा नेत्र गोलाकार होता है जिसके संरचना को क्या कहा जाएगा? नेत्र गोलक कहा जाता है।
अब चूंकि ये गोलक है, चूंकि ये इसकी आकृति गोलीय है, तो इसका केंद्र होगा, इसकी त्रिज्या होगी, इसका व्यास होगा। तो यहां पर एक लाइन लिखा गया है कि जो हमारा मानव नेत्र होता है या मानव नेत्र के नेत्र गोलक जो होते हैं ना, उसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। याद रखिएगा, ये आगे के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि मानव नेत्र का जो मानव नेत्र गोलक होता है उसका व्यास कितना से कितना होता है। तो 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, यदि मैं आगे की बात करूं तो यहां तक समझने के बाद हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है मानव नेत्र का बाह्य संरचना। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले एक बार मैं फिर से बतला दूं, इन सभी को रिवाइज करा दूं कि मानव नेत्र हमारा क्या है। तो ये एक प्रकाशिक यंत्र है, अर्थात यह ऐसा यंत्र है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करेगा, प्रकाश न हो तो यह कार्य नहीं करेगा। मतलब हम अपने नेत्र से किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब क्या हो, प्रकाश हो। उसके बाद से किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे पास नेत्र की ही नहीं एक और चीज की आवश्यकता है, जो क्या है, प्रकाश। तो किसी वस्तु को देखने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है, दो। पहला क्या, नेत्र, दूसरा क्या, प्रकाश। इन दोनों में से कोई एक भी न रहे तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा मानव नेत्र होता है इसकी आकृति जो होती है वो गोलीय होती है, अर्थात गोला के जैसा होता है। अब मानव नेत्र का जो गोलाकार संरचना है उस गोलीकार संरचना को कहा जाता है नेत्र गोलक। क्या कहा जाता है, नेत्र गोलक कहा जाता है। फिर हमने समझा कि जो मानव नेत्र है उसका नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा मानव नेत्र का बाह्य संरचना। जब हम मानव नेत्र के बारे में स्टडी करते हैं, जब हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ते हैं तो इसको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसमें से एक है हमारा मानव नेत्र का बाह्य संरचना और एक हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के अंदर का आंतरिक संरचना। तो आज की इस वीडियो में हम मानव नेत्र के सभी बाह्य संरचना को, अर्थात बाहर से दिखने वाली संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र को तो पढ़ेंगे, लेकिन वो बाह्य संरचना नहीं होगा, अंदर के संरचना होगा, जिसे हम आंतरिक संरचना कहेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने देखा कि बाह्य संरचना क्या होता है। मानव नेत्र का वह संरचना जो बाहर से दिखलाई देता है उसे क्या कहा जाएगा, बाह्य संरचना कहा जाएगा। जब हम मानव नेत्र को बाहर से देखते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों की आंख में देखिए, जैसे आप अपने भाई बहन की आंख में देखिए, तो बाहर से जो संरचना दिखलाई देंगी वो कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। अब चलिए हम इसको पढ़ते हैं बारी बारी से कि इसमें से किस भाग को क्या कहा जाता है और इसका कार्य क्या होता है। जरा ध्यान से समझिएगा, यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मानव नेत्र के बाह्य संरचना में हमने पहले नंबर पर देखा कि मानव नेत्र के बाह्य संरचना जो है उसमें पहली संरचना है श्वेत पटल। सबसे पहली चीज कि श्वेत पटल किसे कहा जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप अपने दोस्तों की आंख में देखिए, आप अपने भाई बहन की आंख में देखिए, तो पता चलेगा कि कुछ संरचना ऐसी होती है, इसमें से ये वाला जो भाग होता, जो उजला कलर का होता है, जो सफेद कलर का होता है, इस सफेद कलर के भाग को कहा जाता है क्या चीज, श्वेत पटल। श्वेत पटल जो आंख में उजला कलर का भाग है उसका नाम है क्या चीज, श्वेत पटल। और ये जो श्वेत पटल है ये हमारे आंख के, हमारे नेत्र के सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत, अर्थात इससे बाहर और कोई परत नहीं होती है। हमारे नेत्र के सबसे बाहरी परत की हमारे नेत्र के सबसे बाहरी परत की बारे में बात करें तो क्या है हमारा श्वेत पटल।
श्वेत पटल कौन सा भाग होगा? तो ये पूरा व्हाइट, जो पूरा सफेद कलर का भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को ही क्या कहा जाता है? श्वेत पटल कहा जाता है। फिर से हमने देखा कि जो श्वेत पटल होता, ये एक मोटी परत होती है जिसका रंग कैसा होता है? सफेद। मतलब यह एक मोटी परत है जिसका रंग सफेद होता है। और डियर स्टूडेंट, यहां पर एक छोटा सा चीज लिखा गया है, और वो क्या है कि यह अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी का मतलब क्या? याद कीजिए, फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था वस्तुएं तीन प्रकार की होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जिसमें हमने देखा कि अपारदर्शी उस वस्तु को कहा जाता है जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जा पाता। जैसे ये हमारा बोर्ड कौन सा वस्तु कहलाएगा? अपारदर्शी वस्तु। क्यों? क्योंकि इसके इस तरफ जो भी प्रकाश है इसके दूसरी तरफ नहीं जा सकता है, इसलिए इस वस्तु को क्या कहा जाएगा? अपारदर्शी वस्तु कहा जाएगा। ठीक वैसे ही ये हमारा श्वेत पटल भी कौन सा होता है बुआ? तो अपारदर्शी परत होता है, अर्थात श्वेत पटल से प्रकाश अंदर नहीं जा पाएगा। आपके नेत्र में ये जो श्वेत दिखलाई दे रहा है, अर्थात जो सफेद दिखाई दे रहा है ना, इस सफेद पर जो प्रकाश जाता है ये टकराकर लौट जाता है, ये हमारे नेत्र में अंदर नहीं जाता। जितने भी उजले कलर पर, उजले रंग पर प्रकाश आपतित होता है वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही रह जाता है। प्रकाश टकराता है और टकराकर लौट जाता। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा श्वेत पटल है ये एक अपारदर्शी परत होती है, पारदर्शी नहीं होती है। फिर से यदि आप आगे देखेंगे तो आपका श्वेत पटल खत्म हुआ, अब आपका बचता है अगला जो बाह्य संरचना का परत है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका। तो श्वेत पटल के बाद आइए समझते हैं बढ़िया से कि हमारा परितारिका किसे कहा जाता है। ठीक जैसे हमने पहले बोला था, फिर से आप अपने दोस्तों के, अपने भाई बहन के आंख में देखिए तो पता चलेगा कि जो श्वेत रंग का परत होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा गोलाकार आकृति होता है जो कि काला रंग का है। उसी को कहा जाता है क्या चीज? परितारिका। जो हमारा आंख के श्वेत पटल है, अर्थात सफेद रंग की जो परत दिखलाई दे रही है, उसके ऊपर एक गोलाकार संरचना होगा जो काला रंग का, अक्सर काला रंग का होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग परितारिका। हमने देखो ये जो हमारा आंख है ना, इसके इस भाग को हमने नाम दिया श्वेत पटल, और ये वाला जो भाग जो मैंने नीला कलर से दिखलाया है, इस नीले कलर के भाग को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? परितारिका। अब इस परितारिका की डिफिनेशन तो समझाऊंगा बाद में, मैंने दिखला दिया कि इसी को परितारिका कहा जाता है। तो सर आपने बोला कि काला कलर का होता है, लेकिन दिखलाया हूं नीला कलर से। रीजन? क्योंकि जाइए जरा नीचे देखिए, हमने लिखा है कि जो हमारा परितारिका है ये मुख्यतः 4 रंग की हो सकती है। और कौन कौन से रंग का? या तो परितारिका काला हो सकता, या तो कुछ व्यक्ति में परितारिका भूरे रंग का होता है, भूरा होता है। कुछ व्यक्तियों की परितारिका जो होती है वो नीला रंग की होती है, जबकि कुछ व्यक्तियों के परितारिका कैसा होता है? हरा। सबसे ज्यादा नेत्र की कौन सी परितारिका देखी गई है? सबसे ज्यादा कौन सा होता है? वो काला। अधिकतर लोगों की परितारिका कैसी होती है? काला। जबकि कुछ लोगों का होता है हमारा भूरा। उससे भी कम लोगों का कैसा होता? नीला। और सबसे कम लोगों का कैसा होता? हरा। परितारिका के रंग 4 रंग के हो सकता है, काला, भूरा, नीला और हरा। इसके अलावा मैंने एक चीज यहां पर लिखा, क्या चीज? कि आंख के रंग का मतलब परितारिका से होता है। मतलब क्या हुआ? हमारे यहां बोला जाता है ना कि उसका आंख काला है, उसका आंख भूरा है। ऐश्वर्या राय को याद कीजिए, उसका आंख नीला है। तो क्या किसी के आंख काला कहने का मतलब उसका कंप्लीट, पूरा के पूरा आंख काला कलर का होगा?
क्या मैं बोलूं कि किसी पर्सन का आंख भूरे रंग का है तो क्या उसका पूरा आंख भूरा होगा? नहीं। जब बोला जाता है कि किसी व्यक्ति का आंख काला है, किसी व्यक्ति का आंख भूरा है, किसी व्यक्ति का आंख नीला है, किसी व्यक्ति का आंख हरा है, तो इसका तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति का जो ये परितारिका है, वो परितारिका का रंग काला है। जब किसी व्यक्ति के परितारिका का रंग काला हो तो कहा जाता है कि उसका आंख काला है। वही जब किसी व्यक्ति के परितारिका का रंग भूरा हो, अर्थात ये वाला भाग भूरे रंग का होता है, तो उसे बोला जाता है कि उसका आंख भूरा है। ठीक इसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों का परितारिका नीला होता है और बोला जाता है कि उनका आंख कैसा है? नीला है। जैसे हमारे यहां एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है क्या चीज? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय का आंख कहा जाता है नीला है। तो क्या उसके पूरे आंख का भाग नीला होता? क्या उसके पूरे आंख के भाग नीला है? नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या नीला है? परितारिका। और लास्ट चीज, बहुत बहुत कम लोगों में पाया जाता है कि उसका आंख का रंग हरा है। जैसे कि शायद पाकिस्तान के कोई क्रिकेटर है जिसका आंख हरे रंग का होता है। मुझे पूरा पता नहीं कि पाकिस्तान का है कि कहां का है, लेकिन कोई हमारे यहाँ क्रिकेटर ऐसा है, हमारे यहाँ नहीं दूसरे कंट्री का, जिसके आंख के परितारिका का रंग कैसा है? हरा है। और ये बहुत कम व्यक्तियों में होता है हरा, और सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉरी, सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? काला, उसके बाद भूरा, उसके बाद नीला, सबसे कम हरा। ठीक, तो आंख के रंग का मतलब किससे होता है? परितारिका से। परितारिका जिस रंग का होगा, आंख का रंग उसी रंग का बोला जाता है। ठीक है, हमने इतना समझा। इसके अलावा सर आपने डिफिनेशन नहीं समझाया। डिफिनेशन में लिखा गया है यह सिकुड़ने और फैलने वाली डायफ्राम की तरह होती है। मतलब ये जो हमारा काला रंग दिखलाई दे रहा है, ये जो नीले रंग का जो परितारिका यहां पर मैं बनाया हूं, जो अक्सर हम लोगों में काले रंग का होता है, यह सिकुड़ने और फैलने का काम करता है। सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? जरा ध्यान समझिएगा, एक लाइन में बोलने जा रहा हूं। जब हमारे बाहर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, मतलब प्रकाश बहुत मात्रा में होता है, तो उस टाइम जो हमारा परितारिका है वो सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़ जाता है। और जब हमारे बाहर प्रकाश की तीव्रता कम होती है, धीमा प्रकाश होता है, धीमा प्रकाश मतलब धुंधला होता है, तो वहां पर हमारा जो परितारिका है वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। अब परितारिका सिकुड़ भी सकता है, फैल भी सकता है। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना कि जो हमारे आंख का जो ये बड़ा सा काला दिखलाई दे रहा है, काला गोले की तरह दिखलाई दे रहा है, ये सिकुड़ भी सकता है और क्या हो सकता है? फैल भी सकता है। सर कब सिकुड़ेगा, कब फैलेगा? तो जब हमारे बाहर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी, ज्यादा प्रकाश होगा, तो वैसी स्थिति में हमारे आंख का परितारिका सिकुड़ जाता है। अब क्यों सिकुड़ता है बाद में समझाऊंगा। और जब बाहर प्रकाश की मात्रा कम हो तो हमारा परितारिका क्या हो जाता है? फैल जाता है। इसलिए मैंने लिखा कि परितारिका जो है यह सिकुड़ने और फैलने वाली डायफ्राम की तरह होती है। सिकुड़ भी सकती है और फैल भी सकती है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो ये लिखा है कि ये अपारदर्शी होता है। इससे पहले, परितारिका से पहले हम लोगों ने स्टडी किया क्या चीज के बारे में? श्वेत पटल के बारे में। और हमने देखा कि ये आंख का श्वेत भाग जो है ना, ये अपारदर्शी होता, मतलब इस पर प्रकाश टकराएगा तो नेत्र में अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर चला आता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा ये परितारिका है ये भी अपारदर्शी होता है। मतलब हमारे नेत्र में प्रकाश ना इस श्वेत वाले भाग से होकर जा सकता है और ना ही ये प्रकाश ये काला, भूरा, नीला या हरा रंग का जो परितारिका होता है उससे होकर जा सकता है। तो आखिर हमारे नेत्र में प्रकाश जाता कैसे है? तो जरा सुनिएगा, आगे का टॉपिक वो क्या है। जो हमारे नेत्र का बाह्य संरचना है उसका तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पुतली।
अब पुतली क्या होता? तो पुतली हमारे परितारिका के बीचों बीच एक गोलाकार छिद्र होता है। जैसे देखिए, ये रहा हमारा परितारिका नीले रंग का, इसके बीच गोलाकार ये जो काला कलर का छिद्र दिखाई दे रहा है ना, इस काले कलर के छिद्र को ही क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। जैसे कि आप अपने नेत्र में देखिए, एक बड़ा काला दिखलाई दे रहा होगा और एक उस बड़े काले के अंदर एक छोटा सा काला संरचना दिखलाई दे रहा होगा। तो जो बड़ा काला है ना, उसे क्या कहा जाएगा? परितारिका। वो बड़ा काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। लेकिन उसके मध्य भाग में जो छोटा सा संरचना पाया जाता है, वो हमेशा काला होगा, जो कि कुछ नहीं है, छिद्र है, गोलाकार छिद्र है, जिसे क्या कहा जाएगा? पुतली कहा जाएगा। तो क्या लिखा यहां पर? जो पुतली है, ये परितारिका के मध्य भाग मतलब इस परितारिका के बीचों बीच एक गोलाकार छिद्र है। गोलाकार क्या होता? छिद्र होता, जिसे क्या कहा जाता? पुतली कहा जाता। और इस पुतली का रंग हमेशा काला होगा, हमेशा काला होगा। यह काला के अलावा और कोई रंग का नहीं हो सकता है। क्यों सर? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर एक चीज याद रखना, परितारिका आपका एक जो पुतली है वो क्या है? एक छिद्र है, और छिद्र है इसका मतलब कि इससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। परावर्तन न होने के कारण ही पुतली का जो रंग होता वो कैसा होता? काला होता। क्या किसी भी पर्सन की पुतली किसी और रंग का हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का जो पुतली होगा वो हमेशा किस रंग के होगा? काला रंग के होगा। क्यों? क्योंकि ये एक छिद्र है और छिद्र से परावर्तन नहीं होता है, और जिससे परावर्तन नहीं होगा वो काला दिखेगा ही दिखेगा। तो पुतली का जो रंग होगा वो हमेशा काला होगा। पुतली है क्या? तो हमारे परितारिका अर्थात जो काला, भूरे या नीले या हरा रंग का होता है, उसके बीच एक गोला सा छिद्र है। उस गोलेकार छिद्र को ही क्या कहा जाता? पुतली कहा जाता। उसके बाद हमने यहां पर एक चीज लिखा, और वो क्या है कि परितारिका पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। क्या लिखा? परितारिका जो है हमारा, वो पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। मतलब क्या? जरा सुनिएगा। ये आपका परितारिका है और इसके बीच में जो गोलाकार काला का संरचना दिखाई दे रहा है, जो छिद्र है, उसे कहते हैं पुतली। और कुछ देर पहले हम लोगों ने समझा था कि परितारिका फैल भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है। देखिए, परितारिका जो हमारा है फैल भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है। तो जब ये परितारिका नीला कलर वाला फैलेगा तो पुतली के साइज को बड़ा कर देगा। देखिए ना, यदि ये परितारिका फैलेगा तो साइज बड़ा हो रहा है ना, बीच में जो छिद्र है इसका साइज बड़ा हो रहा है। और यदि ये परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली के साइज कैसा हो जाता? छोटा। मतलब परितारिका फैलेगा तो छिद्र बड़ा, छिद्र मतलब पुतली बड़ा। जब परितारिका सिकुड़ेगा तो छिद्र छोटा, छिद्र छोटा का मतलब क्या? कि पुतली कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? पुतली को बड़ा छोटा कौन करता है? तो पुतली को बड़ा छोटा करने वाला हमारा परितारिका होता है, क्योंकि परितारिका के अंदर ही गोलाकार छिद्र होता है। ये फैलेगा तो पुतली के आकार को बड़ा करेगा, ये सिकुड़ेगा तो पुतली के आकार को कैसा कर देगा? छोटा कर देगा। ठीक है, तो हमने समझा। अच्छा, एक चीज और बोला जा सकता है कि बताइए, पुतली का साइज, आकार कब बड़ा होता है? तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि जब हमारा परितारिका फैलता है तो पुतली का साइज क्या हो जाता है? बड़ा। फैलेगा कब? तो अभी कुछ देर पहले जाके वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए, कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि जब ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा परितारिका क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है मतलब क्या? कि पुतली के साइज को क्या कर देगा? छोटा। और जब हम कम प्रकाश वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर हमारा परितारिका फैल जाता है, और परितारिका फैल जाता है तो हमारा पुतली का साइज क्या हो जाता? बड़ा हो जाता। ठीक है, इतना समझ में आया? पुतली के साइज कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा।
थोड़ा सा वीडियो को 2-4 बार पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया है। दूसरा चीज, एक छोटा सा मैं चीज यहां पर लिखा है कि पुतली से होकर ही प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, बाहर से जब देखते हैं नेत्र को, तो सबसे पहली जो परत दिखलाई देती है उसे क्या कहा जाता? श्वेत पटल कहा जाता। तो श्वेत पटल कैसा होता? अपारदर्शी, मतलब उजले वाले भाग पर जो प्रकाश टकराता है वो अंदर नहीं जाता, उसका परावर्तन हो जाता, वो बाहर चला जाता। श्वेत पटल के बाद जो हमने परितारिका पढ़ा है, जो ये वाली संरचना पढ़ा है, ये भी कैसी होती डियर स्टूडेंट? ये भी होती है हमारा अपारदर्शी। मतलब इस पर भी प्रकाश टकराता है तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसी परत होती है? ये अपारदर्शी परत होती है। लेकिन इसके बीच में जो गोलाकार छिद्र जिसे पुतली कहा जाता, वो तो छिद्र है ना, तो छिद्र से तो प्रकाश जा ही सकता है। तो हमारे नेत्र में प्रकाश किससे होकर जाता? हमारे नेत्र में प्रकाश ना श्वेत पटल से होकर जाता है, ना हमारे परितारिका से होकर जाता है। हमारे श्वेत पटल, हमारा नेत्र में जो प्रकाश जाता है वो किससे होकर जाता है? तो पुतली से होकर जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि पुतली एक छिद्र है। ठीक है, आगे समझिएगा। फिर से एक छोटा सा चीज कि क्या कारण है कि ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र में हमारा परितारिका क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्योंकि जब ज्यादा प्रकाश होगा तो प्रकाश हमारे नेत्र में जा किससे रहा है? पुतली से। यदि पुतली का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हमारे नेत्र में जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हमारे नेत्र में जाएगा तो वो हमारे नेत्र के अंदर की जो चीजें हैं उसको नष्ट कर सकता है। तो जैसे यहां पर मैंने बहुत सारे बल्ब लगा रखे हैं, 5-6 बल्ब जल रहा है, यहां पर प्रकाश की तीव्रता काफी ज्यादा है, तो हमारे नेत्र में प्रकाश बहुत ज्यादा जा सकता है। इसलिए परितारिका हमारा जो है वो सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश जा किससे रहा है? पुतली से। तो यदि मैं पुतली की साइज को ही छोटा कर दूं तो प्रकाश कम जाएगा, प्रकाश ज्यादा है, जाएगा किससे? पुतली से। यदि पुतली के साइज को छोटा कर दिया जाए तो कम प्रकाश जाएगा। पुतली के साइज को छोटा कैसे किया जा सकता है? जब परितारिका सिकुड़ेगा। जब परितारिका सिकुड़ेगा, तो जब परितारिका सिकुड़ेगा पुतली का साइज छोटा होगा, नेत्र में कम प्रकाश जाएगा। तो सिकुड़ता कब है? जब ज्यादा प्रकाश रहता है। ठीक, उसके बाद से जो हमारा परितारिका है वो फैलेगा कब? जैसे मान लीजिए कि आप वैसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर प्रकाश की तीव्रता काफी कम है, तो देखने के लिए प्रकाश चाहिए ना। तो प्रकाश की तीव्रता काफी कम है तो पहले ही से प्रकाश हमारे नेत्र में कम जाएगा। उसमें यदि पुतली का साइज भी छोटा हो तो प्रकाश और कम जाएगा। इसलिए कम प्रकाश वाले क्षेत्र में परितारिका फैल जाता है। क्यों? क्योंकि पुतली का साइज क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। पुतली के साइज बड़ा होने से क्या होगा? जो भी कम प्रकाश बाहर है वो ज्यादा से ज्यादा आपके नेत्र में प्रवेश करे, ताकि वहां की चीजों को आप ढंग से देख पाओ। तो आपने फील करा होगा क्या चीज? कि जब आप कम प्रकाश वाले क्षेत्र से ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र में जाते हैं तो आपका आंख अचानक कैसे हो जाता है? क्यों हुआ? क्योंकि कम प्रकाश वाले क्षेत्र में थे तो परितारिका फैल गया था, पुतली के साइज को क्या कर दिया था? बड़ा कर दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जाए आंख में, ताकि वहां के चीज को देखा जा सके। और वही आंख लेकर तुम वैसे क्षेत्र में जा रहे हो जहां पर प्रकाश की तीव्रता क्या है? ज्यादा है। तो वैसे क्षेत्र में जाओगे तो क्या होगा भाई? पुतली तो पहले से बड़ा हो गया था और वैसे क्षेत्र में जा रहे हो जहां पर तीव्रता काफी ज्यादा है, तो उस बड़े से पुतली में ढेरों सारा प्रकाश जाने लगेगा। इसलिए अंदर की संरचना नष्ट हो सकती है ज्यादा प्रकाश के कारण। यही कारण है
कि कम प्रकाश वाले क्षेत्र से ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र में जाते हो तो आंख सिकुड़ जाता है, परितारिका सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश ज्यादा है, पुतली के साइज को छोटा कर दे ताकि नेत्र में प्रकाश कम जाए, ताकि अंदर का चीज नष्ट न हो पाए। लेकिन इसके ठीक उल्टा, जब हम ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र में होते हैं, जहां पर प्रकाश की ढेरों सारी मात्रा है, ढेरों सारी तीव्रताएं हैं, तो उसमें हमारा पुतली कैसा हो जाएगा? छोटा। परितारिका कैसा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, पुतली के साइज को छोटा कर देगा ताकि कम प्रकाश जाए, ताकि हमारा नेत्र का जो अंग है वो नष्ट होने से बच जाए। और यदि उस नेत्र को लेकर जाते हैं आप किस क्षेत्र में? कम प्रकाश वाले क्षेत्र में, तो वैसी स्थिति में वहां की वस्तुओं को देखने में आपको कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है, जाते जाते आप देख नहीं पाते हो। रीजन? क्योंकि पुतली का साइज कैसा था? छोटा। और कम प्रकाश वाले क्षेत्र में गए हो, मतलब वहां प्रकाश पहले से कम है, तो एक तो पुतली का साइज छोटा, ऊपर से प्रकाश पहले से ही बहुत सारा कम है, तो नेत्र में प्रकाश बहुत कम मात्रा में जाता है, बहुत कम मात्रा में। इसलिए वहां की वस्तु को हम कुछ देर तक नहीं देख पाते। लेकिन धीरे धीरे परितारिका हमारा समझ जाता है कि बाहर प्रकाश की तीव्रता कम है, इसलिए वो फैलने लगता है और पुतली के साइज को क्या कर देता? बड़ा कर देता। क्यों? क्योंकि हम कम प्रकाश वाले क्षेत्र में हैं। पुतली के साइज को बड़ा करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जाए, ताकि हम वहां की वस्तुओं को क्या कर पाए? देख पाए। तो ये रीजन था कि क्या कारण है कि ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र से कम प्रकाश वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की वस्तुओं को देखने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि परितारिका को फैलने में टाइम लगता है। परितारिका सिकुड़ जल्दी जाता है लेकिन फैलता है धीमे धीमे। सिकुड़ जल्दी जाएगा, फैलेगा धीमे धीमे। कम प्रकाश वाले क्षेत्र से ज्यादा में जाओ, परितारिका सिकुड़ जाएगा, ऐसे देखने लगोगे। लेकिन ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र से कम प्रकाश क्षेत्र में जाओगे तो परितारिका धीरे धीरे फैलता है और पुतली के साइज को धीरे धीरे बड़ा करता है। ठीक है? इससे क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा। ये जितना भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जितना भी टॉपिक आपको डील किया, इस सब का हमारे इंस्टाग्राम के आईडी पर जाकर देखिएगा, तो वहां पर मैं पीडीएफ नोट्स डालता रहता हूं। वहां पर आपको मिल जाएगा इन सभी चीज का नोट्स, डिटेल में मिल जाएगा, इनका डिफिनेशन के साथ मिल जाएगा। यहां पर डिफिनेशन में बहुत ज्यादा नहीं लिख सकता हूं, इसलिए मैं नहीं लिखा है। ठीक है? अब देखिए, लास्ट आज की वीडियो का लास्ट चीज हम देखने जा रहे हैं, जो कि है हमारा स्वच्छ मंडल। डियर स्टूडेंट, इसको बोला जाता है क्या चीज? स्वच्छ मंडल का ही दूसरा नाम है इंग्लिश में कॉर्निया, और हिंदी में भी इसको कहा जाता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया क्या होता है? स्वच्छ मंडल। तो देखो, हमारे नेत्र का यहां से लेकर यहां तक जो परत है ना, जिसे हम लोग श्वेत पटल कह रहे हैं, इसको ना भगवान ने क्या किया है कि मढ़कर भेजा है। जैसे मोबाइल के ग्लास को बचाने के लिए या डिस्प्ले को बचाने के लिए उसके ऊपर टेम्पर ग्लास लगा देते हैं, वैसे ही हमारे नेत्र के इस श्वेत पटल को सुरक्षित रखने के लिए एक झिल्ली जैसी संरचना से उसे मढ़ दिया गया है। उस झिल्ली जैसी संरचना को क्या कहा जाता? स्वच्छ मंडल कहा जाता। श्वेत पटल पर झिल्ली जैसी संरचना होती है, झिल्ली जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता? स्वच्छ मंडल कहा जाता। अब बताओ, टेम्पर ग्लास जो लगवाते हो ग्लास अपने डिस्प्ले पर, वो पारदर्शी होता कि अपारदर्शी? पारदर्शी होता। क्यों? क्योंकि उसके एक साइड से दूसरे साइड वस्तु को देख पाते हो, पारदर्शी कहलाएगा। तो टेम्पर ग्लास का ही कार्य कौन कर रहा है? स्वच्छ मंडल। हमारे नेत्र के श्वेत पटल को बचाने के लिए स्वच्छ मंडल है। जो जैसे मोबाइल पर टेम्पर ग्लास कार्य करता है, वैसे हमारे नेत्र पर कौन कार्य करता है? स्वच्छ मंडल। यह कैसा होता? पारदर्शी होता है। क्या चीज का कार्य करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किसको सुरक्षा प्रदान करता है? तो हमारे श्वेत पटल को।
तो ये रहा आज के क्लास का सारा टॉपिक, जिसमें से हमने देखा कि सबसे पहले हमारा मानव नेत्र क्या है, दूसरा चीज कि मानव नेत्र किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की, मानव नेत्र और क्या चीज, प्रकाश। फिर से हमने देखा कि मानव नेत्र जो होता है ये गोलाकार होता है, जिसे नेत्र गोलक कहा जाता है, उसका व्यास 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। फिर हमने समझा कि मानव नेत्र को कितने तरीके से पढ़ा जाता है, तो मानव नेत्र को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक होता है मानव नेत्र का बाह्य संरचना, एक होता है मानव नेत्र का आंतरिक संरचना। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बाहर की संरचना को देखा है, मानव नेत्र के बाह्य संरचना को देखा है। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तो कल का जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उसमें हम लोग मानव नेत्र के आंतरिक संरचना देखेंगे। और कल का वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे नए नए थ्योरी आएंगे, बहुत सारे नए नए चीज आएंगे, इंटरेस्टिंग चीज होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।